हाय, गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू गाइडली। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और बीआरबीएल के एग्जाम्स की प्रिपरेशंस आप लोगों की बहुत ही ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। तो चैप्टर नंबर 7 मॉड्यूल ए इसका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है रिफॉर्म्स इन मॉनेटरी पॉलिसी। इसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी डिले के सेशन को प्रोसीड करते हैं। तो आरबीआई ट्विंस ऑब्जेक्टिव यानी कि आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी हमेशा दो मेजर गोल्स पे फोकस करते हैं। पहला, उनको मेंटेन करना होता है प्राइस की स्टेबिलिटी, एंड दूसरा ये इंश्योर करते हैं कि एडिक्वेट क्रेडिट हो फॉर द प्रोडक्टिव सेक्टर्स, यानी कि मेक श्योर करना कि बैंक्स एनफ लोन प्रोवाइड कर रही है टू सपोर्ट द इकोनॉमिक ग्रोथ। जैसे मान लीजिए कि इन्फ्लेशन जैसे ही राइज होता है, आरबीआई इंक्रीज कर देती है रेपो रेट को। अब इस केस में जितने भी बैंक्स हैं जैसे एसबीआई हो गया, पीएनबी हो गया, अब ये क्या करते हैं, लोन के इंटरेस्ट रेट को यहाँ पर इंक्रीज कर देते हैं, जिससे पीपल कम बोरो करेंगे। ठीक है, जब इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा तो पीपल क्या करेंगे, कम ही तो लोन लेंगे ना। तो पीपल जब बोरो करेंगे कम तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिमांड फॉल हो जाएगा, डिमांड गिर जाएगा, राइट। और ऑटोमेटिकली यहाँ पर प्राइस क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, प्राइस डाउन हो जाएगा। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर आप देखोगे कि पहले क्या होता था ना कि आरबीआई ब्रॉड मनी का इस्तेमाल करती थी एज द मेन टारगेट। किसके लिए? तो मॉनेटरी पॉलिसी को डिसाइड करने के लिए पहले ब्रॉड मनी M3 का इस्तेमाल किया जाता था। बट जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ फाइनेंशियल सेक्टर में, आरबीआई ने स्टडी किया बहुत सारे इंडिकेटर्स पे, जैसे कि इन्फ्लेशन हो गया, बैंक क्रेडिट ग्रोथ, एक्सचेंज रेट, गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड्स और कैपिटल फ्लोज। तो नाउ अब ब्रॉड मनी पे अपने मॉनेटरी पॉलिसी को डिसाइड नहीं किया जाता है, कुछ की फैक्टर्स है, कुछ की इंडिकेटर्स है, उनके बेसिस पे अब मॉनेटरी पॉलिसी को आरबीआई के द्वारा डिसाइड किया जाता है। अब जैसे आरबीआई ने ये देखा कि क्रेडिट फ्लो किसी भी एक्सवाईजी बैंक का काफ़ी फास्टली ग्रो कर रहा है, काफ़ी फास्टली इंक्रीज कर रहा है, अब उस केस में वो क्या करेंगी, जो भी मॉनेटरी पॉलिसी है उसको टाइटन कर देगी टू अवॉइड द ओवर हीटिंग ऑफ द इकोनॉमी। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर क्या किया जाता है, मॉनेटरी पॉलिसी को डिसाइड किया जाता है। नाउ, डेवलपमेंट ऑफ मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट फॉर द शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी मैनेजमेंट। तो आरबीआई ने काफी सारे शॉर्ट टर्म टूल्स को क्रिएट किया एडजस्ट करने के लिए, किसको, लिक्विडिटी को और इंटरेस्ट रेट को क्विकली इन बोथ द डायरेक्शन, यानी कि इंक्रीज कैसे करना है, डिक्रीज कैसे करना है। तो दोनों ही डायरेक्शंस में यहाँ पर लिक्विडिटी और इंटरेस्ट रेट को एडजस्ट करने के लिए शॉर्ट टर्म टूल्स आरबीआई यहाँ पर क्रिएट करना स्टार्ट कर दी। अब इंक्रीज इंटरलिंक बैंक फाइनेंशियल मार्केट, तो आज के डेट में आप देखोगे जितने भी मनी मार्केट है, जितने भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट है, एंड जितने भी फॉरेक्स मार्केट है, अब ये सब एक दूसरे से स्ट्रांगली क्या है, इंटरकनेक्टेड है। अब जैसे मान लीजिए कि आरबीआई ने बाई किया है डॉलर्स को, ठीक है, डिप्रिशिएशन, मनी के डिप्रिशिएशन को कंट्रोल करने के लिए। अब इस केस में क्या होगा, लिक्विडिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। किसमें? बैंकिंग सेक्टर में, इन बैंकिंग सेक्टर। अब यहाँ पर हो सकता है कि आरबीआई एलएएफ का यूज करे या ओपन मार्केट ऑपरेशन का यूज करे, ऑब्जर्व करने के लिए एक्सेस लिक्विडिटी को, जिससे बैंक्स ज्यादा सरप्लस फंड्स को फेस ना करें। शिफ्ट फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट, तो पहले क्या होता था, आरबीआई डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करती थी। अब डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट्स में क्या क्या आ जाते हैं, जैसे एडमिनिस्टर्ड इंटरेस्ट रेट हो गया, आपका हाई रिजर्व रिक्वायरमेंट यानी कि सीआरआर एसएलआर हो गया, और सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। अब यहाँ पर आपसे एग्जाम में पूछा भी जा सकता है कि डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से होते हैं और इनडायरेक्ट कौन कौन से होते हैं। अब नाउ आरबीआई मेनली किसका इस्तेमाल करती है, इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करती है, जैसे कि ओपन मार्केट ऑपरेशन हो गया, रेपो रेट हो गया, रिवर्स रेपो हो गया, परचेज एंड सेल ऑफ द गवर्नमेंट सिक्योरिटी। तो आपका इनडायरेक्ट और डायरेक्ट का यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल दे दिया है कि किस तरीके के डायरेक्ट आपके इंस्ट्रूमेंट होते हैं और किस तरीके के इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझिए कि आरबीआई डायरेक्टली यहाँ पर बैंक से कहती थी कि आप ज्यादा लोन्स नहीं दे सकते हो फॉर द लग्जरी गुड्स। ठीक है, अब क्या हुआ है, अब आरबीआई ने इंक्रीज कर दिया है रेपो रेट को ही। पहले डायरेक्टली वो बैंक से कहती थी ना, उन्होंने रेपो रेट को ही इंक्रीज कर दिया, जिससे क्या होगा, लोन कॉस्टली हो जाएगा, लोन्स बिकम कॉस्टली। जब रेपो रेट को बढ़ा दिया जाएगा, इंक्रीज कर दिया जाएगा, तो लोन तो ऑब्वियसली कॉस्टली हो जाएगा यहाँ पे। तो बैंक ऑटोमेटिकली इस तरीके के लेंडिंग्स को क्या करेगी, रिड्यूस कर देगी। तो इनडायरेक्ट का यही मतलब होता है। तो दिस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट्स। नाउ,
इंट्रोडक्शन ऑफ लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, जिसको एलएएफ बोलते हैं। तो एलएएफ कैसे वर्क करता है? थ्रो रेपो एंड रिवर्स रेपो। तो रेपो में क्या होता है? जब हम बोरोइंग्स करते हैं बाय बैंक, एंड रिवर्स रेपो में क्या होता है? बैंक्स डिपॉजिट करती है फंड्स टू आरबीआई, ठीक है? अब एलएएफ क्या करता है? एलएएफ हेल्प करता है आरबीआई को रेगुलेट करने में, जो भी आपका डे टू डे लिक्विडिटी होता है इन द फाइनेंशियल सेक्टर। जैसे एग्जांपल में समझिए कि अगर किसी बैंक को, एक्सवाईज़ी बैंक को ओवरनाइट मनी की ज़रूरत है, अब उस केस में क्या होगा? बैंक्स बोरो करेगी, जिसको हम रेपो बोलते हैं। तो बैंक्स क्या करेगी यहाँ पर? बोरो करेगी किसको? रेपो रेट को। तो इट बोरो रेपो रेट्स। अब किसी बैंक के पास सरप्लस फंड है, ठीक है? सरप्लस फंड है। अब उस केस में वो क्या करेगी? तो उसको पार्क करेगी, इट पार्क्स देम टू आरबीआई एट अ रिवर्स रेपो रेट, ठीक है? एट अ रिवर्स रेपो रेट। नाउ इंट्रोडक्शन ऑफ एसडीएफ, यानी कि स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। तो एसडीएफ क्या है? ये एक लोएस्ट लिमिट्स होता है इंटरेस्ट रेट का, ठीक है? तो बैंक कैन डिपॉजिट द सरप्लस फंड विद आरबीआई विदाउट एनी कोलेटरल। जैसे मान लीजिए यहाँ पर केनरा बैंक है और केनरा बैंक के पास एक्स्ट्रा कैश है, ठीक है? एक्स्ट्रा कैश है, लेकिन इनके पास कोई भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज नहीं है, तब भी वो डिपॉजिट कर सकती है सरप्लस मनी टू आरबीआई, टू आरबीआई। कैसे? थ्रू एसडीएफ। तो सेफली एसडीएफ के थ्रू यहाँ पर सरप्लस अमाउंट जो होगा, सरप्लस मनी डिपॉजिट कर पाएगी आरबीआई के साथ, ठीक है? चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटीज। अब ये क्या होता है? ये एक अपर लिमिट होता है ऑफ द इंटरेस्ट रेट। तो बैंक यहाँ पर एमएसएफ का यूज करती है व्हेन दे नीड इमरजेंसी ओवरनाइट फंड बाय प्लेसिंग द सिक्योरिटी। जैसे सडनली मान लीजिए कोई बैंक है, उनको एंड ऑफ द डे में शॉर्टेज हो रही है मनी की, ठीक है? तो उनको मनी की रिक्वायरमेंट है। उस केस में क्या करेगी? वो बोरो करेगी मनी फ्रॉम आरबीआई। कैसे? थ्रू एमएसएफ, यानी कि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के थ्रू। नाउ यूज ऑफ ओपन मार्केट ऑपरेशंस टू मैनेज लिक्विडिटी। तो आरबीआई बाई करती है, सेल करती है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को, क्यों? मैनेज करने के लिए ओवरऑल लिक्विडिटी को। तो इसका इस्तेमाल कब किया जाता है? जब लिक्विडिटी चेंज होता है ड्यू टू द कैपिटल फ्लो। अब जैसे मान लीजिए इकोनॉमी के पास एक्सेस लिक्विडिटी है, अब उस केस में आरबीआई क्या करेगी? तो उस केस में आरबीआई सिक्योरिटी को सेल कर देगी, सेल कर देगी सिक्योरिटी को, ठीक है? टू एब्जॉर्ब मनी, मनी को एब्जॉर्ब करने के लिए। इस केस में बैंक्स के पास क्या होगा? लेस सरप्लस कैश होगा, ठीक है? सरप्लस कैश। अब जब लिक्विडिटी की शॉर्टेज होगी, अब उस केस में आरबीआई क्या करेगी? बाई करेगी सिक्योरिटीज को, ठीक? यानी कि यहाँ पर क्या कर रही है? रिलीज कर रही है मनी को, ठीक है? अब इस केस में बैंक के पास क्या हो जाएगा? बैंक के पास बहुत सारे फंड्स हो जाएंगे, ठीक है? तो इस तरीके से जो है आपका ओपन मार्केट ऑपरेशंस मैनेज करता है लिक्विडिटी को। नाउ मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम, तो ये हैंडल करता है जितने भी लार्ज और लॉन्ग लास्टिंग आपके फॉरेन कैपिटल फ्लोज होते हैं, ठीक है? तो आरबीआई इशू करती है यहाँ पर स्पेशल गवर्नमेंट सिक्योरिटी टू एब्जॉर्ब एक्स्ट्रा लिक्विडिटी। ये आपको हेल्प करता है, प्रिवेंट्स करता है फ्रॉम इन्फ्लेशन विदाउट डिस्टर्बिंग योर डेली लिक्विडिटी ऑपरेशंस, ठीक है? ऑफ अ एलएएफ। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे समझिए कोई फॉरेन इन्वेस्टर है, ठीक है? उसने हेविली इन्वेस्ट किया इंडिया में, ठीक है? तो उस केस में क्या होगा? इंडिया के पास बहुत सारे लार्ज डॉलर्स का फ्लो इन होना स्टार्ट हो जाएगा। अब आरबीआई क्या करेगी? उस जितने भी डॉलर्स है उनको बाई कर लेगी। तो आरबीआई सारे डॉलर्स को बाई कर लेगी, एंड रुपीस क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा इन द सिस्टम, एंड रुपीस इंक्रीज इन द सिस्टम। और अब एब्जॉर्ब करने के लिए इस एक्सेस लिक्विडिटी को आरबीआई क्या इशू करती है? तो आरबीआई इशू करती है एमएसएस बॉन्ड, जिसको हम मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है? अब जितने भी बैंक्स हैं, जैसे कि एसबीआई हैं, इस तरीके के बैंक्स जो हैं, ये बाई करती है इस तरीके के बॉन्ड्स को, जब आरबीआई इसको रिलीज करती है, जिससे आपकी लिक्विडिटी रिड्यूस हो जाती है और ऑटोमेटिकली इन्फ्लेशन जो होता है अंडर कंट्रोल हो जाता है, ठीक है? तो ये होता है आपका एमएसएस, मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम्स, जो आपको हेल्प करता है प्रिवेंट करने में इन्फ्लेशन को, ठीक है? तो ये आपका छोटा सा टॉपिक था, रिफॉर्म्स इन मॉनेटरी पॉलिसी। नाउ इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस को करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है, द ट्विन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडियाज मॉनेटरी पॉलिसी आर हाई जीडीपी एंड लो टैक्सेस, प्राइस स्टेबिलिटी एंड एडिक्वेट क्रेडिट अवेलेबिलिटी, एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ एंड फॉरेक्स स्टेबिलिटी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड हाई एक्सपोर्ट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अभी हमने देखा ट्विन ऑब्जेक्टिव क्या है इंडिया के मॉनेटरी पॉलिसी का? प्राइस की स्टेबिलिटी एंड एडिक्वेट क्रेडिट अवेलेबिलिटी। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इन्फ्लेशन राइजेस आरबीआई जनरली रिड्यूस द रेपो रेट, इंक्रीज द रेपो रेट, रिड्यूस द सीआरआर या ऑफर्स मोर लोन्स टू बैंक। तो सीधी सी बात है, जब इन्फ्लेशन राइज होगा तो उस केस में आरबीआई जनरली क्या करती है?
इंक्रीज़ कर देती है आपके रेपो रेट को। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अर्लियर आरबीआई मेनली यूज्ड व्हिच टारगेट फॉर पॉलिसी डिसीजंस। तो पहले किस तरीके के जो है टारगेट का इस्तेमाल करती थी पॉलिसी डिसीजंस के लिए? तो ये भी मैंने आपको बताया है, एक्सचेंज रेट, फॉरेक्स रिजर्व, ब्रॉड मनी जिसको M3 बोलते हैं, या गोल्ड रिजर्व। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे गाइस? ब्रॉड मनी। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी? तो अब इसमें से डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट आपको बताना है, रेपो है, या ओएमओ है, सीआरआर है, या रिवर्स रेपो है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सीआरआर, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बाकी सारे क्या है? इनडायरेक्ट है। ठीक है, ये भी याद रखना है आपको। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी LAF ऑपरेट्स थ्रू, कैसे ऑपरेट करता है ये? थ्रू सीआरआर या एसएलआर, रेपो एंड रिवर्स रेपो, एसडीएफ एंड एमएसएफ, या बैंक रेट एंड मार्जिन। तो ये भी मैंने आपको बताया कि एलएफ कैसे आपका ऑपरेट करता है, थ्रू रेपो एंड रिवर्स रेपो। तो ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये गाइस आपके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे चैप्टर नंबर 7 से। नाउ अगर किन्हीं को भी, अगर कोई भी पर्सन यहाँ पर 2026 के एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं, या दिसंबर 2025 को ही टारगेट कर रहे हैं, तो आपके लिए मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने आपको बताया है कैब एग्जामिनेशंस के बारे में। तो यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, किस तरीके से, कितने सब्जेक्ट्स होते हैं, कंपलसरी कितने हैं, ऑप्शनल कितने हैं, इस तरीके की सारी चीज़ें मैंने इसमें आपको इस वीडियो में बताई है। तो डेफिनेटली जिनको भी जानना है, या 2026 वाले जो टारगेट कर रहे हैं, वो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। लिंक मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है। साथ के साथ अगर आप लोग एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशंस कर रहे हो, तो कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, जिसके बारे में मैंने आपको 2 दिन पहले बताया था। यानी कि मैंने बीआरबीएल के डिटेल सिलेबस के बारे में बताया था, जिसमें मैंने ये भी बताया है कि कौन-सा टॉपिक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और कहाँ से सबसे ज़्यादा बीआरबीएल एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछता है। तो ज़रूर आप इस वीडियो को एक बार गो थ्रू कीजिएगा। 2025 में दिसंबर में जो लोग पेपर दे रहे हैं, और साथ के साथ 2026 को भी जो लोग टारगेट कर रहे हैं, उन दोनों के लिए ही ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल है। तो गाइज़ आज के लिए इतना ही है। अब हम लोग मिलेंगे एमसीक्यूज़ और केस स्टडी के साथ। तो बी रेडी, लाइव सेशंस होंगे आपके 6 बजे, तो वहाँ पे हम मिलेंगे और वहाँ पर हम सारे केस स्टडीज़ को डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही है गाइस। नए हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को जॉइन कर लीजिए, सो दैट आपको हर चीज़ की टाइमली नोटिफिकेशंस मिलती रहें, और साथ के साथ हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा, सो दैट जितने भी अपकमिंग क्लासेस हैं उसकी अपडेट्स आपको टाइमली मिलती रहे। आज के लिए इतना ही है गाइस। बाय बाय एंड टेक केयर।